हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल से जुड़े हुए दो अंतिम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जिनका नाम है रिबोसोम और द इंक्लूजन बॉडी। उसके बाद हम पूरे प्रोकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिबोसोम के बारे में। तो चलो समझो यहाँ पर कि रिबोसोम होता क्या है, किससे बनता है रिबोसोम। सो रिबोसोम इज मेड अप बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए, जहां पे जो आरएनए है वो रिप्रेजेंट करता है रिबोसोमल आरएनए को। क्लियर। और रिबोसोमल आरएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वो एक एंजाइम के तरह, एक कैटालिस्ट की तरह अपने आप को शो करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सो आरएनए इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवन अ रिबोसोम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। चलो, अब जैसे कि आप जानते हो कि रिबोसोम एक यूनिवर्सल ऑर्गेनल है जो आपको प्रोकैरियोटिक्स में भी मिलेगी और यूकैरियोटिक्स में भी मिलेगी। बट इसका जो प्रोटीन और रिबोसोमल आरएनए का लेवल है, उसकी जो मात्रा है वो डिफरेंट मिलेगी। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स के रिबोसोम के बारे में, तो उनके अंदर आपको अराउंड 40% प्रोटीन और 60% रिबोसोमल आरएनए मिलेगा। अब चलो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चरली जो रिबोसोम है वो दो सब यूनिट से बनता है, राइट। वो दो सब यूनिट होगी यहाँ पे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो होती है वो होगी 50S की और स्मॉल सब यूनिट जो है वो होगी 30S की। अब यहाँ पे जो S है वो आपको शो करता है स्टार्सबर्ग यूनिट। अब स्टार्सबर्ग यूनिट जो है वो उसकी लेंथ और डायमीटर का एक यूनिट है जो हमें सेंट्रीफ्यूगेटर मशीन से मिलेगा। अब यहाँ पे देखो कि जो रिबोसोम की स्ट्रक्चर है वो दोनों के जुड़ने से बनती है, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के। लार्ज सब यूनिट जैसे हमने बात की कि है 50S का और स्मॉल सब यूनिट है 30S का। तो बकायदा ये होना चाहिए पूरा रिबोसोम 80S का, बट ऐसा नहीं है, ये होगा 70S का। कि जैसे हमने देखा कि मशीन, सेंट्रीफ्यूगेटर मशीन क्या देखेगी, सेंट्रीफ्यूगेशन में हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्चुअल डायमीटर, एक्चुअल साइज मिलेगी। तो आप देख सकते हो ये जो ग्रू है उसके अंदर स्मॉल सब यूनिट का थोड़ा सा पार्ट एकोमोडेट हो रहा है। सो इसकी वजह से 50 + 30 80 की जगह पे क्या हो जाएगा, 70S होके रह जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। बट एक और चीज समझनी होगी आपको, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब ये राइबोसोम्स mRNA के साथ जुड़ते हैं। यहाँ पे राइबोसोम जो है उसका स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट mRNA के साथ कुछ इस तरह से जुड़ता है। पहले स्मॉल सब यूनिट आएगा, फिर लार्ज सब यूनिट आएगा। बट इनके जुड़ने के लिए एक एंजाइम जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चन, राइट, कि कौन सा एंजाइम लगेगा राइबोसोम को जुड़ने के लिए। राइबोसोम की दोनों सब यूनिट किस एंजाइम से जुड़ती है? एंड द आंसर इज द एंजाइम रिबोफोरिन्स 1 and 2। सो ये एंजाइम का सेट है कि जिसके बिना ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकती। सो ये कुछ बातें थी रिलेटेड विद द रिबोसोम। एक और चीज यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो रिबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल में, कि जो रिबोसोम्स है वो एक्सक्लूसिवली जुड़ी होती है प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, वो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो, प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होती है ऑन दी मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलो यहाँ पे बात करें तो पॉलीसोम होता क्या है, पॉलीराइबोसोम क्या है। यहाँ पे हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट जो है वो काम करेगा एज अ mRNA। तो यहाँ पे mRNA बना और mRNA अब साइटोप्लाज्म के अंदर है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो mRNA मिलेगा, उस mRNA के ऊपर कुछ इस तरह से राइबोसोम रिबोफोरिन 1 और रिबोफोरिन 2 की हेल्प से जुड़ते जाएंगे। सो कुछ ऐसे जुड़ेंगे कि जैसे आपको लग रहा है ये स्ट्रैंड के ऊपर, राइट, इस धागे के ऊपर कुछ मोती है यहाँ पर, राइट, बीड्स ऑन स्ट्रिंग की स्ट्रक्चर आपको मिल रही है। तो ऐसे जो रिबोसोम, जब बहुत सारे रिबोसोम्स एक ही mRNA के ऊपर जुड़ने लगते हैं, तब उसको क्या बोलोगे,
पॉलीजोम या फिर पॉलीरिबोसोम। तो चलो देखते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर है पॉलीरिबोसोम का कि बहुत सारे रिबोसोमल यूनिट, स्मॉल सब यूनिट जो है 30s का और लार्ज सब यूनिट जो है 50s का, वो जुड़ता जाता है mRNA के साथ और फॉर्म कर देता है पॉलीरिबोसोम कि जो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। सो ये बात हो गई आपकी रिबोसोम की। अब काफी सारे मेरे पे रिक्वेस्ट थी कि सर आप एनसीईआरटी को प्लीज फॉलो कीजिए। सो हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को देखेंगे यहाँ पर। सो देख लेते हैं, कैसे नहीं आ रहा, यस देखो, राइट। सो रिबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडी। सो रिबोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, हाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स के अंदर रिबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एक्सक्लूसिवली एसोसिएट होता है, जिनकी साइज आपको मिलेगी 15 to 20 नैनोमीटर। ठीक है, साइज याद रखनी है। दिस इज द एमसीक्यू, एक एमसीक्यू यहां पे बन रहा है। अब जो रिबोसोम है वो दो सब यूनिट से बनेगा, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट इज 50s एंड स्मॉल सब यूनिट इज 30s और दोनों मिलके बन जाएगी साइज 70s की। ठीक है, और जब रिबोसोम्स एक पूरी चेन पे, mRNA की चेन पे अपने आप को जब एडजस्ट करेगा तब उसको आप बोलोगे पॉलीरिबोसोम। सो ये सब बातें हो गई आपके रिबोसोम के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज द इंक्लूजन बॉडी। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने समझा कि प्रोकैरियोटिक सेल को काफी सारे फंक्शंस करने हैं, काफी सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस करने हैं। तो इन कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को करने के लिए उनके पास कुछ तो स्टोरेज होनी चाहिए। कौन जाने कब ऐसा टाइम आ जाए कि जहां पर बैक्टीरियाज को कोई भी हैबिटेबल नेचर ना मिले या फिर जो न्यूट्रिएंट्स है वो ना मिले। सो उसके लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर आपको मिलती है इंक्लूजन बॉडी, राइट। इंक्लूजन बॉडी होते क्या है? इंक्लूजन बॉडीज आर द स्टोरेज मटीरियल। ओके, ये स्टोरेज मटेरियल है। एक और चीज आपको दिमाग में ये रखनी है कि ये जो स्टोर मटेरियल है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती है। जब ये लोग अपने डीएनए कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं कर रहे तो फिर स्टोरेज मटेरियल को क्यों करेंगे? ठीक है, सो यहाँ पे जो भी आपको ग्रेन्यूल्स मिलेगी, जो भी आपको इंक्लूजन बॉडी मिलेगी, वो ओपनली फ्रीली फ्लोट करेगी इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला है फॉस्फेट ग्रेन्यूल। अब जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल होता है वो पॉलीफॉस्फेट का स्टोरेज है। ऐसे ही आपको कई बैक्टीरियाज के अंदर सल्फर ग्रेन्यूल मिलते हैं जो सल्फर का स्टोरेज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज अ सियानोफाइजियन ग्रेन्यूल। सो सियानोफाइजियन ग्रेन्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये स्टार्च का स्टोरेज करते हैं। These are the granules used for the storage of starch। इसके बाद हम देखते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। तो जो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल है, नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आपके ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा। सो मोस्ट कॉमनली आपको एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ये 3 इंक्लूजन बॉडी मिलेगी। बट वेट अ मिनट, ये तो हो गई सभी कॉमन बैक्टीरियाज के लिए बात। बट वॉट अबाउट द बैक्टीरियाज लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है और एक्वेटिक है। ठीक है, तो उनको फ्लोट करना पड़ेगा। क्यों? सपोज ये वाटर पॉन्ड है, यहां से सनलाइट मिल रही है उनको, अगर वो डिप रहेंगे तो फोटोन एनर्जी या फिर लाइट नहीं मिल पाएगी। सो उनको फ्लोट करना पड़ेगा, सरफेस पे फ्लोट करना पड़ेगा, बायोन्सी होनी चाहिए उनके अंदर। सो उनकी बायोन्सी को मैनेज करने के लिए उनके पास होती है गैस वैक्यूल्स। गैस वैक्यूल है क्या? देखो, अगर ये सेल है तो उसके अंदर आपको कुछ खाली स्पेसेस मिलेगी। ओके, कुछ खाली स्पेसेस मिलेगी, कुछ वैक्यूल्स मिलेगी जिनके अंदर सिर्फ हवा भरी है, जिनकी बायोन्सी को मेंटेन करेगी, राइट। उनको आप बोलोगे गैस वैक्यूल। इनको मैंने स्टार में इसलिए रखा है बिकॉज ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ये तीनों तो सब में मिलेंगे, ये एक है जो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में मिलता है। अगर ये थोड़ा सा यूनिक है तो फिर ये आपका नीट का क्वेश्चन है। सो ये बात हो गई अपनी इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो चलो देख लेते हैं इंक्लूजन बॉडीज के लिए। सो इंक्लूजन बॉडी इज व्हाट? इट इज द रिजर्व मटेरियल इन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड स्टोर इन द साइटोप्लाज्म। बट ये जो इंक्लूजन बॉडी है, ठीक है, दे आर फ्रीली फ्लोट इनसाइड अ साइटोप्लाज्म और उसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती।
कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती इसके लिए। सो ये सभी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं बट फ्रीली फ्लोटिंग ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, जिसके एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल, सियानोफेशियल ग्रेन्यूल, देन ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल और इंपॉर्टेंट जो है गैस वैक्यूल जो आपको मिलेगा साइनोबैक्टीरियाज के अंदर। सो ये बात हो गई आपकी रिबोसोम एज वेल एज इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। तो चलो कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसके लिए। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज द टाइप ऑफ रिबोसोम्स फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। कैसे रिबोसोम मिलेंगे? सो आई थिंक ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो यू कैन गिव द आंसर एज बी, इट इज द 70S टाइप रिबोसोम। द सेकंड क्वेश्चन इज, so these are the statement. Yes, so let's see, in the prokaryotes mitochondria are absent, right? So this one is right. In the prokaryotes mesosome are present which help in the respiration. Obviously yes, क्योंकि मेसोसोम्स के अंदर होते हैं रेस्पिरेटरी एंजाइम। बट आंसर क्या आएगा इसमें से? पहला वाला आएगा या दूसरा वाला, बी या ए, राइट? सो क्या ये दोनों एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन है या फिर क्या जो सेकंड स्टेटमेंट पहले वाले के एक्सप्लेनेशन देता है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। सो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। सो दिस आर सम एमसीक्यूज। चलो अब बैक्टीरियल सेल के लिए थोड़ी बहुत ओवरव्यू देख ले कि क्या क्या हमने सीखा। तो सबसे पहले हमने शुरुआत जब की थी तब पहले क्लास में हमने उसकी एनवेलप सिस्टम के बारे में देखा था कि कोई अगर बैक्टीरिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिख रहा है, उनके अंदर आपको ट्राई एनवेलप सिस्टम मिलेगी जिसके अंदर सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा सेल मेम्ब्रेन, राइट? सबसे इनर मोस्ट लेयर होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद आपको मिलेगा सेल वॉल और सबसे आखिर में होगा कैप्सूल। अगर वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हार्ड है तो, अगर स्मूथ होगा तो वो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम लेयर, राइट? इसके अलावा आपको फ्लैजिला मिलती है, आपको मिलते हैं फिम्ब्रीज, फिम्ब्रीज स्टिक होने के लिए, फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए। इसके अलावा आपको इनर न्यूक्लियोइड रीजन मिलता है जहां पे होगा उनका मेन डीएनए, और उसके अलावा और स्मॉल सर्कुलर डीएनएस मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। और आखिर में हमने आज पढ़ा कि इसके अंदर आपको मिलेगा राइबोसोम। इज इट क्लियर? सो दिस इज all about the structures and the functions of the prokaryotes. So I hope you understand all the lectures. If you like our initiative, please don't forget to like, share and subscribe. Jai Hind.